रिसेंट हिस्ट्री सीखी है। ये बर्थ प्लेस आपका क्या है? कीराकाट। जी सर, कीराकत। सराय बीरू। जी सर। क्या मतलब कीराकत क्या मतलब? सर इसके बारे में पौराणिक एक मिथक है। वहाँ पे गोमती नदी के किनारे घुमटेश्वर मंदिर है। उसकी स्थापना कहते हैं कि अर्जुन ने की थी, केरकेन नाम के राक्षस ने हत्या की थी। अच्छा। तो उस राक्षस के नाम पे सर स्थान का नाम है। अशोक के धम्म को कैसे आप समझते हैं? सर्वप्रथम तो सर अशोक का धर्म एक ऐसे रूप में सामने आता है कि कोई एंशिएंट हिस्ट्री में कोई एक राजा अपने शिलालेखों के माध्यम से अपने जनता को सीधे संबोधित करता है। दूसरा सर वो अपने धर्म के माध्यम से अपने आचार विचार और अपनी सोच को जो है अपने जनता के समक्ष रखता है। तीसरा उसका धर्म सर उसके एक राजनीतिक सोच के वनस्पत एक धार्मिक सोच को, एक धार्मिक एकीकरण को सर, अपने राज्य के धार्मिक एकीकरण को जो है सर वो इसके माध्यम से पूरा करता है। उसमें नागरिक केंद्रित प्रशासन का कोई अभिलक्षण कहीं दिखाई देता किसी अभिलेख में? इसलिए कहा जा सके कि वो एक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाता था। सर सर्वप्रथम उसमें सर रज्जुकों की नियुक्ति और उसमें ये उल्लेख की जो है समस्त प्रजा मेरी संतान है, और इसका मतलब सर ध्यान रखा जाना चाहिए, अपने अधिकारियों को सीधे तौर पे निर्देश देना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी का लक्षण हो गया, पितृसत्तात्मक नौकरशाही, सारी प्रजा मेरी संतान है। ये तो सिटीजन सेंट्रिसिटी नहीं है। छठा अभिलेख किसमें कहा है कि मेरे अनुचर पर्याप्त या दिन जब चाहे तब मेरे पास राज्य से संबंधित अगर कोई शिकायत हो तो मेरे पास लेकर के आ सकते हैं? जी सर, छठे अभिलेख में इसके अभिलेख। विदेश संबंध के बारे में किस तरह की जानकारी सर? उसके बाद में अभिलेख से जी, और दूसरे अभिलेख जी। किन किन जीवों की मृत्यु मारे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? सर मैं इस पे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन सर सिर्फ एक मोर और दो मोर और एक हिरण के मारे जाने की, बाकी समस्त जीवों की हत्या पर प्रतिबंध है। इनको क्यों छोड़ा सर? ज्यादा संख्या थी? सॉरी सर? ज्यादा संख्या थी, क्या क्या कारण इनको छोड़ने? पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ। संभवतः सम्राट अशोक को ज्यादा प्रिय रहे। अच्छा, अशोक का धर्म जो भी आप बात कर रहे थे, अशोक के धर्म के फीचर्स में और आज के सेकुलर फीचर्स में क्या समानता, क्या भिन्नता है? सर प्रथम जो ऑनरेबल सदस्य ने कहा, ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि जो है सिटीजन सेंट्रिक जो हमें दिखता है वो आज हमारा जो सोसाइटी है, जो आज हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो एक सिटीजन सेंट्रिक सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज इट डिराइव स्ट्रेंथ फ्रॉम अशोकन धर्म? जी सर, बिल्कुल सर। अशोक के धर्म में कहीं पे भी उसने सीधे तौर पे ये उल्लेख नहीं किया है कि वो बौद्ध धर्म से लिया हुआ वो मतलब उसका अवधारणा है। सर उसमें ये कहा गया कि समस्त धर्मों से सर उसके समस्त धर्मों का सम्मान करने की बात कही गई है और अच्छे कार्यों के लिए स्वर्ग प्राप्ति की बात की गई है। और वही चीज सर जो सेक्युलरिज्म में हम समझते हैं कि सर समस्त धर्म एक समान, एक सर्व धर्म समभाव की भावना जो है सर उसके धर्म में दिखती है कि किसी एक विशेष धर्म का पालन पोषण नहीं। अच्छा, भारत में अगर सेकुलरिज्म को डिफाइन करना हो तो क्या हम उसे धर्म के अलावा भी कहीं और क्षेत्र में डिफाइन कर सकते हैं? Is Indian secularism extra religious also? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत का जो संविधान है वो अनावश्यक रूप से लंबा है? बहुत सारे विचारकों ने इस पर आलोचना की है, इसकी लंबाई पर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम काट सकते हैं, लेकिन हमने अनावश्यक बहुत लंबा संविधान बना दिया और इतना जटिल बना दिया कि आम आदमी से वो बाहर हो गया, जबकि हमने लिख रखा है हम भारत के लोग, लेकिन लोगों के वश में नहीं रहा उसको समझना।
So shall we have a very simplified commentary on Constitution by the government of India? भारत सरकार को ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए कि सरलीकृत रूप उसका जनता के सामने रखे। सर हमारा संविधान जहाँ तक बात है सर वो लंबा तो है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो अनावश्यक रूप से लंबा है, क्योंकि सर उसकी समस्त विश्व के सभी अच्छे क्लॉज संविधान के काफी, जो हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर ने कहा कि विश्व के जितने भी संविधान थे उनके अच्छे चीजों का निचोड़ हमारे संविधान में। और सर्वप्रथम 1935 का अधिनियम, जो कि बहुत ज्यादा जिसका प्रभाव हमारे संविधान पे, वो खुद एक बहुत लंबा सर अधिनियम था जो है, तो उसका भी प्रभाव होने की वजह से और सारी चीजों को एक बेहतर ढंग से वेल डिफाइन करने के उसमें हमारा संविधान लंबा हुआ। अगर सर उसको सरलीकृत रूप में जनता के सामने रखने का विचार है तो ये एक अच्छा विचार हो सकता है। किया जाना चाहिए ऐसा। बिल्कुल सर। कहाँ मुख्य रूप से सरलीकरण चाहेंगे आपके हिसाब से? कहाँ सबसे ज्यादा सरलीकरण की जरूरत है संविधान को? सर सर्वप्रथम तो सर भाषा के स्तर पर, कि एक आम नागरिक को सर उसकी भाषा समझ में आए बेहतर ढंग से। लेकिन प्रावधानों के सरलीकरण की जरूरत मुख्य। सर प्रावधानों के सरलीकरण से मैं तात्पर्य नहीं समझ पा रहा। जैसे क्या ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आती? जैसे पद निरपेक्षता किसी को समझ में नहीं आती, क्या है पद निरपेक्षता? सर मेरा मानना है कि सर सारी चीजें जो उसमें क्लॉजेज हैं वो एज इट इज ही रहने चाहिए, उसका सरलीकरण रूप नहीं। अगर सरलीकरण करना है तो भाषा के स्तर पर सर उसका थोड़ा सरलीकृत रूप भाषा भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने भी पूछा कि सेकुलरिज्म क्या है, how a common man will understand what is secularism। हर व्यक्ति तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं पड़ेगा। ऐसे कुछ जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से किसका सरलीकृत रूप आप रखना चाहेंगे जनता के सामने? What are those constitutional philosophies which should be made simplified? सर मुझे जहां तक मेरा मानना है सर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफी डिसीजंस में और अन्य चीजों में सर इसको काफी बेहतर ढंग से डिफाइन कर दिया हुआ है, मतलब जितनी डिफिनेशन हमें चाहिए सर। तो ऐसा कोई क्लॉज मुझे नहीं लगता है सर मेरे अनुसार। आपको अगर जनता को समझाना हो भारत का संविधान आम आदमी को कैसे समझाएंगे? सबसे बात करके उसकी क्या जरूरत है उस संविधान में, उसको क्या कैसे बताएंगे? व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स? सर मैं उसको उसके मूल अधिकारों के बारे में बताऊंगा, भारत के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में समझाऊंगा। क्या बताएंगे उसके बारे में? कि सर उसकी क्या क्या हक है, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उसको संविधान में, और हमारा शासन उसको क्या क्या प्रदान करना चाहता है और क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए का अंतर क्या अभी बना हुआ है, इन सारी चीजों से मैं उसको अवगत कराना चाहूंगा। 4 जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं जी सर, उसमें सबसे ऊपर आप किसको रखेंगे? जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। सर जस्टिस को। जी सर। कैन जस्टिस बी अचीव्ड विदाउट इक्वालिटी? सर दोनों सर ये तो सर आपस में बहुत मजबूती के साथ सर इंटरलिंक्ड हैं, सर इनको अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि आपने कहा कि किसको प्रथम रूप से रखा जा सकता है, तो सर मैं जस्टिस को रखना चाहूंगा, लेकिन मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि ये किसी एक के बिना दूसरे को सर पाना मुश्किल है। जस्टिस अगर लाना हो, हमें डिलीवर करनी हो जस्टिस, व्हाट वी शुड डू? वी शुड वर्क फॉर इक्वालिटी, वी शुड वर्क फॉर इंश्योरिंग लिबर्टी, और वी शुड वर्क फॉर इंश्योरिंग फ्रेटर्निटी। सर सारे के लिए सर एक साथ काम करना। नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा बड़ी ताकत कैसे रखें? सर न्याय को ही सर और सरलीकृत रूप में सर और जनता के पास लेके जाना ही सर इसका सबसे बेहतर उपाय है। न्याय को डिलीवर करता है। जी सर। हमारे पास 3 विकल्प हैं, जी। समता के लिए कार्य करना, बंधुता के लिए या स्वतंत्रता के लिए। सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सर समता के लिए कार्य। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सर जो शोषित वर्ग है, जो हमारा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग है, उनको समाज में एक पैरेलल लेवल पे लेके आना चाहिए। और सर जो गरीबी है, भूखमरी है, अन्य सर जो इस तरह की दिक्कतें हैं उनको दूर करते हुए उनको जो है सर समान रूप से समाज में भागीदारी होनी सुनिश्चित की जाए, तो सर मुझे लगता है कि अन्य चीजों को सर अचीव करने में ज्यादा आसानी होगी।
अगर आप क्या सर्विस प्रेफरेंस? सर आईपीएस से पहला से हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे अगर आपको मिलता है सर, वहाँ के लोगों का ये एडवांस रहा है कि जो इंडियन, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं यहाँ पर आकर। तो ऐसी किसी स्थिति का सामना अगर आपको करना पड़ा जिसमें आपके ऊपर ये अभियोग लगाया जाए कि आप वहाँ के लोगों को रेशियल दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं सर इस तरह की बात से ही अवगत नहीं हूँ कि सर कोई नॉर्थ इंडियन नॉर्थ ईस्ट में जाके हमारे देश के एक भाग में जाके इस तरह के सर उसमें लिप्त पाया जाए। हालांकि अगर ऐसा हुआ, मुझे अपनी ट्रेनिंग के दौरान अगर ये पता चला कि ऐसा कुछ आक्षेप लगाया जाता है, तो मैं उसको पूर्ण रूप से दिमाग में रखते हुए वहां पे सर इस तरह की किसी भी, मैं उसको बहुत विशेष ध्यान रखूंगा कि मेरे किसी कार्य से इस तरह का कुछ भी उन लोगों के दिमाग में सर ऐसा मैसेज न जाए कि मैं इस तरह के सर उसमें विश्वास आपके ऑफिस पर एक क्राउड एक आ जाती है और कहती है कि यू आर नॉर्थ इंडियन एंड यू हैव डिस्क्रिमिनेटेड, तो उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? अगर सर भीड़ अगर मेरे ऑफिस में इस तरह से आती है और ये कहती है, तो सर मैं सर्वप्रथम उनसे बातचीत करके उस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करूंगा कि सर बातचीत के द्वारा ही इसका हल निकालने की कोशिश करूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर तदोपरांत इंडियन पुलिस के बारे में एक और आरोप मुझे लगता है कि some circumstances shows communal temperament, सामुदायिकता के गुण इसमें हैं, और जब स्थितियां बिल्कुल असाधारण हो जाती हैं तो they behave on communal pattern। कैसे कई बार ऐसे आरोप लगाए खास करके दंगों के समय में, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जहां तक मेरा मानना है सर कि ऐसा पुलिस के ऊपर ये एक सिर्फ आक्षेप ही होगा, हालांकि मैं उसमें सर अभी सिस्टम में नहीं हूँ, तो इस तरह का कुछ भी निर्णय या कुछ पुलिस के बारे में कुछ इस तरह के उस पर सर कुछ कहने में मैं असमर्थ हूँ। लेकिन जहां तक मेरे सिलेक्शन की बात है सर, तो मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि सर ऐसा कुछ भी कोई भी पुलिस वाला मेरे अनुसार नहीं सोचता होगा। उसको जो उसमें उपलब्ध संसाधनों में उपलब्ध समय में वो समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने का प्रयास करता हूँ। कभी ऐसा आरोप कहीं पड़ा किसी दंगा के दौरान हिंदू किसी पुलिस ऑफिसर ने हिंदू लाइन पर एक्ट किया या किसी मुस्लिम ऑफिसर ने मुस्लिम लाइन पर एक्ट किया? सर अखबारों में मैंने पढ़ा हुआ है और सर इस तरह के आक्षेप लगे हुए हैं। सर मेरे नजर में अभी तक किसी ऐसे आक्षेप की कोई सिद्धि किसी भी पुलिस वाले के ऊपर सर नहीं है। सर ये आक्षेप लगे हुए सर न्यूज़पेपर्स के पढ़ने के दौरान मैं आक्षेपों से अवगत हूँ सर, लेकिन सर इस तरह का सर कुछ ये फेक एनकाउंटर होते हैं इनके बारे में बताओ। सर ये भी आक्षेप हमारी पुलिस व्यवस्था पे लगता है सर, इस तरह की मतलब सर क्रियाविधि में लिप्त है। अगर ऐसा है तो सर इसको कठोरता पूर्वक इसको रोका जाना चाहिए। कोई ड्रेडेड क्रिमिनल हो बिल्कुल जिसने बहुत सारे अपराध किए हों, उसका भी एनकाउंटर नहीं किया जाता जिसको पकड़ना मुश्किल हो, और जो एक बार पकड़ में आ जाए और ऐसा लगता हो कि हो सकता है कि उसका अपराध कोर्ट प्रोसीजर से दूर ना हो पाए, बच सकता हो, लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर आपको लगता है कि इसने 15-20 लोगों को मारा हो, तो क्या उसका एनकाउंटर नहीं कर देना चाहिए? जैसे आशंका आपको इसका तो प्रूफ नहीं हो पाएगा, कोर्ट के माध्यम से तो कन्विक्ट नहीं हो पाएगा। संभवतः सर इस चीज का अधिकारी हो, मृत्युदंड का अधिकारी हो अपने कार्यों के उससे, लेकिन सर जहां तक मेरी बात, तो सर मैं एक भारत का नागरिक हूँ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सर मैं लॉ ऑफ द लैंड के उससे बंधा हुआ हूँ। अगर मेरा लॉ मुझे इस तरह की कुछ भी करने की इजाजत नहीं देता तो सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कानून का एक पालन करवाने वाला आदमी हूँ, उसके लिए उसकी सजा देने के लिए सर हमारी न्यायपालिका बैठी हुई है। सर मैं एनकाउंटर से संबंधित कोई लीगल प्रोविजन है ऐसा है? सॉरी सर, फेक एनकाउंटर से रिलेटेड एनकाउंटर कर देना चाहिए, ऐसा कोई भी प्रोविजन है लॉ में कि सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में एनकाउंटर अगर कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन है? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं।
जौनपुर से कुछ हिंदी साहित्यकारों के बारे में बता सकते हैं? इलाहाबाद का क्या रोल है हिंदी साहित्य में? इलाहाबाद में सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही सर छायावाद की शुरुआत हुई थी और इलाहाबाद में सर हिंदी साहित्य में बहुत ही मशहूर। विश्वविद्यालय में? जी सर, विश्वविद्यालय प्रांगण से ही माना जाता है सर। वहां पे एक मूर्ति स्थापित की गई है, उसके सर नीचे ही माना जाता है शहीद लाल बहादुर, उसी के नीचे लोग कहते हैं कि जो है वहीं से शुरुआत छायावाद की होती है। ऐसा मैंने सुना था सर जब विश्वविद्यालय। वहां पर क्या हुआ था सर? इस चीज से मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा, मैं सुना था सर कि मतलब प्रांगण से ही शुरुआत मानी जाती है। इलाहाबाद से तो हो सकती है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही हुई हो ऐसा? सर ये मैंने सुना था, ऐसा मैंने सुना। गिरधर पांडे का नाम? सॉरी, छायावाद पर पहला लेख किसने लिखा था? सर इसके लिए मैं अवगत नहीं हूँ इस प्रश्न से। अच्छा, छायावाद के बाद? सर छायावाद के बाद भी सर फिर इलाहाबाद सर हिंदी साहित्य से मूलतः बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ सर रहा जो है, और काफी योगदान दिया उसने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में। सर छायावाद मैंने बताया सर, उसके बाद सर सर मैं गेस कर सकता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन जी संभवतः से जुड़े हुए हैं। ये सर मैं पूरी तरह से सर अवगत नहीं हूँ। और सर नवगीत आंदोलन में भी सर नई कविता में भी रहा सर। नई कविता में कौन लोग थे? सर दुष्यंत कुमार जी थे। वहीं से शुरू हुई नई कविता नाम की पत्रिका निकली 1953 में। सर जी सर मैं बिल्कुल मैं जान रहा हूँ सर। प्रकाशक से संपादक कौन था? सॉरी सर, उनका नाम भूल रहा हूँ। रामचंद्र चतुर्वेदी जी। तो वहीं से नई कविता की शुरुआत होती है। सारे लोग ना वही के थे, जगदीश चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर। ठीक है सर, कुछ दिन से हम लोग इस पर बात कर ही लिया। बात कर लिया था सर आज मैं बेसिकली वही था कि मतलब मैं फिर से कि मैं चीजों को रुक के ही जो उस दिन आज तो ठीक था, एनिमेटेड आज तो ठीक था, एक्सप्रेशन ठीक था, इसलिए थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में बात जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जान रहा था सर कि कभी भी एक डायरेक्शन में आप लोग बात नहीं करते, तो मैं पहले से प्रिपेयर था इस चीज को, तो मैं जान रहा था। तो इसलिए कि पेपर पर उस दिन बात हो गई थी। एंशिएंट इंडिया वालों से मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से देख रहा हूँ, कल भी एक लड़का आया था एक दिन और ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब इस बार हुआ है कि एंशिएंट इंडिया एमए बहुत पहुंच गया, तो उन लोगों से बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा। तो हमने यहाँ देखा नहीं, तो सर मैं फैक्चुअल पे तो मैं देख लिया हूँ सर, प्रीलिमिनरी के अपने नोट्स देख जहाँ तक संभव है वहाँ तक। कल एक लड़के का था, वो क्या नाम, श्वेतांग क्या सर जैसे कुछ फैक्ट तो मैं जानूं कि किस लेवल से पूछा, कहाँ से शुरू होता है, क्या कहते हैं हाँ के बारे में पूछा जी, कहाँ तक जाता है जी, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा 5 मिनट तक पूछते रहे, कौन बड़ा स्थल है। खान सर का बोल तो नहीं था? नहीं, चेलम का वो था, चेलम जी का। तो फिर मौर्य के बारे में पूछा,